देखिए आज से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 महीने का हम लोगों ने टारगेट ले रखा है कि इस 6 महीने में क्या पता थोड़ा सा कम हो जाए, 6 महीने से पहले ही हम कंप्लीट कर दें चीज़ों को, या फिर 6 महीने से कुछ 15 दिन 20 दिन ज़्यादा हो जाए। लेकिन टारगेट तो ये है कि इस 6 महीने में हम सारी चीज़ें ख़त्म कर दें आपका, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज़ आने वाली है उसमें 6 महीना भी क्या पता आपको समय ना मिले। तो हम वो देखते हैं कि कैसा नोटिफिकेशन आता है और कितना हमको समय मिलता है। अभी से एट द टाइम, आज से हमको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको धीरे धीरे चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो 1 साल का बैच बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है कि हमारा एग्ज़ाम सामने है और वो 3 या 4 महीने में एग्ज़ाम है। मैं आपका मेंटल जो स्टेटस है उसको चेंज करना चाह रहा कि आप जो है ये समझिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 4 महीने में है, 3 महीने में है, और ये लास्ट चांस है आपका। इसके बाद आपको या फिर बाहर जाना है या फिर आपकी शादी हो जाएगी, अदरवाइज मत लीजिएगा। आपकी क्या पता शादी हो जाए, या फिर आपको घर से अल्टीमेटम मिल गया है कि अब आपको जॉब करना ही है, आपको प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना ही है। तो प्राइवेट जॉब दैट मीन्स 10 घंटे आपको वहाँ पर काम करने हैं। पैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा, जैसा आप रिलैक्सेशन चाहते हैं अपने जीवन में वैसा नहीं मिलेगा, जो इन्जॉयमेंट अपने जीवन में चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आप 5-10 साल मेहनत करेंगे तो एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ में होगा और रिलैक्सेशन तो नहीं होगा। वैसे रिलैक्सेशन यहाँ पर भी नहीं उस तरीके से, लेकिन आप जब भी समाज में अगर जाएंगे, आप 1 लाख भी कमा रहे हो प्राइवेट में और यहाँ 60,000 भी कमा रहे हैं, 60-70 ही तो मिलता है, और क्या मिलता है। जेई को तो 35,000 मिलता है ना। लेकिन जो समाज में, जो सोसाइटी में जो इज्जत है ना, और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब करने से सिर्फ वो पैसा ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो सर्विस मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो उसका भी बेनिफिट बहुत है। तो अभी स्पीड से पढ़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको ये समझना है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो एग्ज़ाम है ये लास्ट एग्ज़ाम है हमारा। इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। अपने दिमाग में ये डालिए, कभी भी जब क्लास लंबी होगी, देखो क्लास थोड़ी थोड़ी हम लंबी करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे अपन, तो कभी भी लंबी होगी तो ये दिमाग में मत आने देना कि यार इसको तो दूसरे दिन कर देंगे, तीसरे दिन कर देंगे। जब तक टीचर खड़ा है आपको भी साथ में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हम जल्दी कर पाएंगे, तभी हम ये जो अभी एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन, जो अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी हम उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए, हमेशा प्लान बी होना चाहिए आपकी लाइफ में, प्लान बी हमेशा होना चाहिए। लेकिन बिकॉज अभी इलेक्शन है और वैकेंसीज आना तय है, वो आरक्षण का मुद्दा अलग बात है, उसको खींच रहा है, लेकिन वो तो सुधरना तय ही है, उसका हल निकलना तय और निकालना ही पड़ेगा। अगर अभी फर्स्ट ईयर हुआ होता ना इलेक्शन को, 1 साल 2 साल हुआ होता ना, तो हम ये बोल देते कि हम हाथ खड़ा कर देते हम भी कि क्या पता भाई कब तक ये रोस्टर आएगा या फिर कब तक विधेयक निकलेगा, कब तक क्या होगा पता नहीं। बिकॉज अभी इलेक्शन है तो ये डैम श्योर है कि आपका जो ये समस्या है वो हल हो जाएगा। सो हमेशा प्लान बी लेके चलना चाहिए। लेकिन मैं भी बोलता हूँ, जैसा हमेशा हर जगह चल रहा है, कि प्लान बी तो होना चाहिए, लेकिन अभी जो है प्लान ए आपका ये एग्ज़ाम निकालना हो और प्लान बी भी आपका जो है प्लान ए को सक्सेस करने का हो, ठीक है जी। दैट मीन्स प्लान बी अभी मत सोचिए इस 6 महीने में, प्लान बी सोचना चाहिए। लेकिन अभी बिकॉज वैकेंसी तय है, आएगा ही आएगा, नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, और हमको इस 6 महीने में प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है। प्लान बी भी ये बनाना है कि प्लान ए को कैसे सक्सेस किया जाए, ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि सामने वाले का नहीं निकला है या सामने वाला बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, उसका नहीं हो पाया तो मेरा कहाँ से होगा। सब होप पे चल रहा है और विश्वास पे चल रहा है कि मैं कर लूँगा या मेरे से हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि कोई भी आशीष नेहरा ले लो, आशीष नेहरा तो सीनियर प्लेयर था ना, विराट कोहली साहब आए और उससे कम एज में कैप्टन बन गए और इतना सारा उन्होंने शतक मार लिया। तो आशीष नेहरा, इसका ये मतलब है कि आशीष नेहरा ने प्रैक्टिस नहीं की। आशीष नेहरा भी अच्छे प्लेयर भाई, इंटरनेशनल जो भी खेल रहा हो तो अच्छे प्लेयर, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये है कि आशीष नेहरा ने विराट कोहली से कम प्रैक्टिस की, या किसी और बैट्समैन पे नाम ले लो विराट कोहली कंपैरिजन में, है ना, उससे ज़्यादा एज का उतना चार्मिंग हो पाया क्या। तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने मेहनत नहीं किया जो उसका सीनियर प्लेयर था। ऐसा है क्या कि विराट कोहली उतना ही मेहनत किया, उससे ऐसा ही तुम मेहनत से मत तोलना कभी कि विराट कोहली ने जितना मेहनत किया है उसके बराबर उसने मेहनत नहीं किया इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा नहीं है भाई, हर इंटरनेशनल प्लेयर उससे मेहनत बराबरी का मेहनत करता है, ज़्यादा ही मेहनत किया होगा विराट कोहली से, लेकिन वो है अंदर एक स्किल होता है ना। सब कोई मेहनत करके उसके जैसा नहीं बन सकता। तो आप ये समझिए कि सामने वाले का नहीं हुआ, किसी सीनियर का नहीं हुआ है तो आपका भी नहीं होगा या फिर आपका भी हो जाएगा, ये पता नहीं है।
क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो पता ही नहीं क्या होगा। बस आप अपने पर बिलीव रखिए कि मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, बस एक ही बिलीव है कि जो भी टीचर पढ़ाएगा उसको मैं पढ़ूंगा। और देखिए, कोचिंग में पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब तक घर में जाके अलग नहीं करेंगे, उसको चीज़ों को याद नहीं करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम बताएंगे वहाँ से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डाउट नहीं पूछेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आपका हो जाए। तो कोचिंग से तो सिलेक्शन होता है क्या सर? कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग से अगर सिलेक्शन होता तो जितने लोग बैठे होते क्लासरूम में सबका वहीं से सिलेक्शन हो जाता ना। अगर उतने उसी कंटेंट से किसी इंस्टीट्यूट से कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा, 2-3-4 लोग निकाल रहे, तो सबका क्यों नहीं निकला? उसी कंटेंट को उसने पढ़ा है तो सबका क्यों नहीं निकला? सबका निकल जाना चाहिए, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सबका निकल जाना चाहिए। तो आप ये समझिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, कंटेंट देना है, उसको याद करना और नंबर ऑफ क्वेश्चन बना के उसको स्मूथ करना, उसको साफ करना उस कंटेंट को, वो आपका काम है। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कंठस्थ हो चीजें, जैसे ही आप बोले वैसे ही आपको याद, जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपको याद आ जाए, आपको बिल्कुल समय ना लगे, तो वो तब कर पाएंगे जब घर में बार बार रिवाइज करेंगे। तो आप ये समझिए कि आपको घर में जाके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन हमको, हमारा कंट्रीब्यूशन 20 से 30%, पूरा का पूरा 70 से 80% आप ही हो जो एग्जाम निकलवाओगे अपना। ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन है जो एग्जाम निकलवा सकता है आपका, वो आप खुद है। तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा और घर में जाके अच्छे से मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा पढ़े और घर में जाके सो गए, उसको रिवाइज नहीं किए, इधर उधर घूमने लग गए, मोबाइल चलाने लग गए, तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़ अचीव कर पाना। आप कहीं पर भी पढ़िए, ब्रह्मा जी भी खुद आएंगे पढ़ाएंगे तो भी नहीं होगा। समझ रहे? सो कुल मिला के आपको ही मेहनत करना है। ठीक है जी, तो आज से हम चालू करेंगे। समय का कोई भी बंधन मत रखिएगा कि इतनी मुझे इस समय छोड़ना है, इस समय छोड़ना है। आप 6 महीने अपने आप को अच्छे से दीजिए, हम भी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से प्रोवाइड करें आपको। तो समय का कोई बंधन ना रखिए, प्लान भी मत रखिए अभी 6 महीने तक, बिकॉज वैकेंसी आनी तय है। पता नहीं वैकेंसी कब आएगा, इसमें तो आप प्लान भी सोच सकते हैं, प्लान भी होना भी चाहिए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि अभी बिल्कुल प्लान भी ना हो आपका। ठीक है, प्लान बी भी प्लान ए को सक्सेस करने का ही हो। ठीक है जी, और हम ये तय करें कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उससे हम वैकेंसी ले लें। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप चाहेंगे। हमको तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो 6-6 8-8 घंटा पढ़ा चुके हैं, है ना। अभी मैं भोपाल में पढ़ाया, वहाँ 9-9 घंटा पढ़ाया मैं, वहाँ के बच्चे बैठते। तो आप भी चाहेंगे तो हो सकता है, और मिल के करेंगे तभी होगा। ठीक है जी, नोट्स बहुत अच्छा बनाइए, नोट्स ही आपको रिवाइज करने का काम करता है, तो नोट्स बहुत आप अच्छा बनाइएगा। ठीक है, नोट्स आपका अच्छा होना चाहिए। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होइए कि इसका इतने दिन से नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा। आप पढ़िए और 6 महीने अपने आप को अच्छे से दीजिए। ठीक है जी, तो चलिए आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अलग अलग नाम दिया जाता है इसे। और शाम में 5:30 PM को एप्टीट्यूड है ना। अभी आप आइए, 3 दिन तो यही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम एक ही साथ कर दें क्या, टेक्निकल के बाद नॉन टेक्निकल एक ही साथ कर दें क्या, थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे 10 मिनट का, उसके बाद नॉन टेक्निकल भी एक ही साथ कर देंगे, तो क्या पता आपका समय बच जाए इवनिंग वाला, आप सेल्फ स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो हम देखेंगे। अभी 3 दिन तो अपन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और बहुत बढ़िया नाम जो मुझे बहुत पसंद है, इसका है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत बढ़िया नाम है उसका, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। वो सब्जेक्ट को बता रहा है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। एंड थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, क्या ये विजिबल है, ये दिख रहा है उसमें? ठीक है, समझिए एक एक पहले नाम को समझते हैं। मैकेनिक्स क्या मतलब है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ध्यान देना, ये सॉलिड और ये मैकेनिक्स है। पहले अभी हम चीजों को समझ रहे हैं, पहले सब्जेक्ट को समझते हैं आराम से, ध्यान देना। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें 2 टर्म है, एक सॉलिड है और एक मैकेनिक्स है। ऑफ तो नहीं है, ऑफ तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो एक सॉलिड है और एक क्या है, मैकेनिक्स है। तो पता होना चाहिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स एंड सॉलिड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझते हैं मैकेनिक्स का क्या मतलब है। मैकेनिक्स का क्या मतलब है, मैकेनिक्स साइंस का वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द साइंस, है ना। साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम करते क्या है। मैकेनिक्स का मतलब क्या है, साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हमारे पास वो बॉडी होती है, वही जो सॉलिड बॉडी बात करते हैं, कोई एक बॉडी होती है, ध्यान देना, वो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फोर्सेस से और इंटरनल फोर्सेस से सब्जेक्टेड होती है। अभी हम बात कर रहे हैं, आराम आराम से बात करें। मैकेनिक्स साइंस का वो ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान देना। कोई भी के पास कोई एक बॉडी है, पहले उसका ऐसा डेफिनेशन जैसा नहीं जमा रहे, पहले हम ऐसे ही समझना चाह रहे हैं। मैकेनिक्स में होता क्या है, कोई एक बॉडी है, अभी उस बॉडी में चर्चा करेंगे, वही जो सॉलिड बॉडी लिख देते हैं, वो किससे सब्जेक्टेड है, एक्सटर्नल फोर्सेस से और इंटरनल फोर्सेस। वी नो दैट, आप जानते हैं इंटरनल फोर्स क्या होता है। इंटरनल फोर्सेस, पूरा मॉस इंटरनल फोर्सेस का ही काम करता है। पूरे मॉस में हम इंटरनल फोर्सेस की चर्चा करते हैं। मॉस में अभी मॉस के डेफिनेशन पे नहीं आए, अभी हम मैकेनिक्स को समझना चाह रहे हैं। तो मैकेनिक्स में क्या है, कोई एक सॉलिड बॉडी है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स से सब्जेक्टेड है, और वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। वो स्टैटिक कंडीशन में हो सकता है या फिर वो डायनामिक कंडीशन में हो सकता है। डायनामिक में फर्दर क्लासिफिकेशंस में आते हैं, ध्यान देना। कोई भी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड हो या फिर इंटरनल फोर्स से सब्जेक्टेड हो, या फिर वो स्टैटिक कंडीशन में हो, दैट मीन रेस्ट कंडीशन में हो, या फिर डायनामिक कंडीशन, दैट मीन्स किस में हो, मोशन कंडीशन में हो। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी पे कैसा इफेक्ट लेके आ रहे हैं, इस बॉडी पे कैसा इफेक्ट लेके आ रहा है, उसका जो स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम करते क्या है, कोई भी हमारे पास बॉडी है, वो या फिर एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड हो या फिर इंटरनल फोर्स से सब्जेक्टेड हो, या बॉडी जब या फिर रुका हुआ हो, या फिर वो बॉडी उस फोर्स के कारण किस में हो, मोशन में हो। तो उस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, उसके कारण उस बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका स्टडी क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। समझ रहे हैं मैकेनिक्स का मतलब। मैकेनिक्स फर्दर क्लासिफाइड है जो हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ध्यान दीजिए। जो मैकेनिक्स है, ये तो हुआ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स, और क्या है अभी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अभी हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। सॉइल मैकेनिक्स भी आपके में नहीं है क्या, सॉइल मैकेनिक्स हर जगह जो मैकेनिक्स लगा हुआ है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड सॉइल मैकेनिक्स। तो समझिए बात, ये तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन था जिसमें एक कोई बॉडी थी। अब यही बॉडी चेंज होता रहेगा। जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएंगे तो ये जो बॉडी होगा जिसपे हमको स्टडी करना है, और फोर्स भी चेंज होता रहेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये बॉडी कौन सा हो जाएगा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी दैट मीन्स, अब ये टर्म आते जा रहे हैं, ध्यान देना। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जो भी टीचर यहाँ आएगा उसी तरीके से पढ़ाएगा। आपको कुछ नहीं आता, आपको आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से और ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जो बॉडी आपके पास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो बॉडी क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी बोल रहा हूं दैट मीन्स क्या, रिजिड बॉडी मतलब इज नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी दैट मीन्स क्या, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब क्या, नॉन डिफॉर्मेबल, नाम तो लग रहा है, डिफॉर्म दैट मीन्स टूटना, ब्रेक हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना। तो नॉन डिफॉर्मेबल मतलब डिस्प्लेस नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। क्या प्रैक्टिकल कोई ऐसा पॉसिबल है, कोई बॉडी जो नॉन डिफॉर्मेबल हो, जो टूटे ही ना? क्या प्रैक्टिकली ऐसा कोई पॉसिबल है, कोई बॉडी जो टूटे ही ना? हाँ, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रिजिड बॉडी कैसे ले लिया गया है? रिजिड बॉडी इसलिए लिया गया, जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हुए हैं वो टूट रहा है क्या? कभी नहीं टूटेगा, ये बात है क्या? मशीन से तोड़ सकते हैं हम उसको? हाँ, थोड़े से तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, आप जैसे 4 लोग और बैठ जाएंगे तो भी टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो सिटिंग पर्पस के लिए उसको हम बनाए हैं, तो सिटिंग पर्पस में वो ब्रेक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी है। समझ में आ रहा है बात? तो प्रैक्टिकली कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो रिजिड बॉडी किसको बोला जाता है? जिस पर्पस के लिए हम उसको सर्व कर रहे हैं उस पर्पस में ब्रेक नहीं हो रहा है, कॉल्ड रिजिड बॉडी। इतनी बात समझ में आई क्या? ये हमको पढ़ना भी नहीं है, हम पढ़ चुके हैं रिजिड, ये आपको पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने पढ़ रखा है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये जो बॉडी है वो कौन सा बॉडी होता है? रिजिड बॉडी होता है। अब ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लगता है इसमें? एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स। और आपके पास इसमें हम लोग दोनों पढ़ा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जब हम पढ़ रहे थे तो स्टैटिक कंडीशन में भी रहता है और किस में रहता है? डायनामिक पढ़ा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डायनामिक में भी 2 पार्ट है, आपको मालूम है? एक काइनेमेटिक है और एक क्या है? काइनेटिक। यस, काइनेटिक है।
देखो डायनामिक में क्या होता है, ध्यान देना, मोशन में बॉडी आ गया है, ध्यान देना, मोशन में तो बॉडी है, लेकिन अगर आप जो उसमें फोर्सेस लग रहा है उसका स्टडी नहीं करोगे, उसके मोशन का स्टडी करोगे तो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक। बॉडी मोशन में है, उसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, उसमें मोशन के साथ साथ उसमें जो फोर्सेस लग रहा है उसका भी इसको कंसिडरेशन ले लोगे तो क्या कहलाता है, काइनेटिक्स। ये हमको नहीं पढ़ना है, बस हम जान रहे हैं कि मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, उसमें जो बॉडी है वो क्या होता है, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी दैट मींस जो टूटे नहीं, जो डिफॉर्म नहीं हो, इट्स नॉन डिफॉर्म बॉडी। फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाओ, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में ही डील करता हूं, ध्यान देना। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स किसका देखना है, मैकेनिक्स मतलब स्टडी करना फोर्सेस वोर्सेस का। तो इसमें जो बॉडी है वो कौन सा है, फ्लूइड है। इसमें जो बॉडी आपके पास है वो क्या है, फ्लूइड है। अब फ्लूइड क्या होता है, वो सब्सटेंस, पानी ही नहीं, वो सब्सटेंस जिसमें फ्लो होने की क्या हो, एबिलिटी हो। और सब्सटेंस दैट मींस मैटर। मैटर तो तीन ही हमारे पास, प्लाज्मा स्टेट की तो हम बात भी नहीं करते, अभी हमारा उतने अच्छे से स्टडी में नहीं आया प्लाज्मा स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्लूइड जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी, सबसे सरल डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है उसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरल डेफिनेशन, फ्लूइड जिसमें फ्लो होने की क्या हो, एबिलिटी हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में फ्लो कहाँ हो पाएगा, लिक्विड और गैस फ्लो हो पाता है। तो फ्लूइड कहने का मतलब लिक्विड और गैस। तो उसका जो, उसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बिहेवियर का जो एनालिसिस कहलाता है वो क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये भी हमारा अभी हम नहीं पढ़ रहे, ध्यान देना। सॉइल मैकेनिक्स में हम बात करें तो ये जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, सॉइल। तो सॉइल मैकेनिक्स दैट मींस सॉइल के बिहेवियर को देखना, सॉइल की टेस्टिंग करना, सॉइल कैसा बिहेव करता है, पानी जब गिरता है तब, पानी नहीं गिरता है तब, ये सब सॉइल मैकेनिक्स में आ जाता है। ठीक है जी। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, यही तो हमारा सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ध्यान देना, इसके वेटेज पे भी चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ इसके नाम पे चर्चा कर रहे हैं, इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे, सारे को बेसिक से ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तभी होगा, आप नहीं चाहते, ये मैं 6-7 दिन में खत्म कर सकता हूँ, है ना, लेकिन 3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो, है ना। आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। किसी चीज़ को समझना है तो खर्च करना पड़ता है ना, है ना। आपको भी एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालना मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, आपको सेक्रीफाइस देना होगा, आपको घूमने का सेक्रीफाइस देना होगा, आपको सोने का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोना पड़ेगा आपको इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन जर्नी में कुछ खोना पड़ेगा। आप कुछ नहीं खोना चाहते हैं और वो कुछ पाना चाहते हैं तो ये नेचर के खिलाफ है, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आप नहीं खोना चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी जो कहीं जो दूसरी जगह लग रही है, इधर उधर सोने में, घूमने में, बात करने में किसी से, उसको हटा के यहाँ लगा दोगे तो मिल जाएगा कुछ आपको पढ़ने में। ठीक है जी, ध्यान देना। सॉइल मैकेनिक्स में हमारे पास जो ये बॉडी है वो सॉइल है जी। अब हमारे पास आते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ध्यान देना। तो ये मैकेनिक्स में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक बॉडी होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी रिजिड था, फ्लूइड मैकेनिक्स में वो बॉडी फ्लूइड था, सॉइल मैकेनिक्स में वो बॉडी क्या था, सॉइल। अब हमारे सब्जेक्ट्स में आते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। सो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हमारे पास जो बॉडी है वो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। कौन सा बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सॉलिड मैकेनिक्स में है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट्स में है क्या। बीम है, कॉलम है, बार है, शाफ्ट है, थिन सिलेंडर है, जितने भी चीजें हैं जो, और वो सब किससे सब्जेक्टेड होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस से। बीम एक्सटर्नल फोर्सेस सब्जेक्टेड होगा, कॉलम एक्सटर्नल फोर्सेस सब्जेक्टेड होगा, कोई भी आपके पास बार है उसमें लोड लग रहा होगा, एक्सियल लोड लग रहा होगा। हम धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। तो जितने भी चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सब किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होंगे। ठीक है, ध्यान देना। और जितने भी होंगे, चाहे वो बीम होगा, कॉलम होगा, शाफ्ट होगा, बार होगा, वो सब क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। लोड लगने के साथ क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो मॉस में जो हमारे पास बॉडी है, ये जो सॉलिड बॉडी है, वो कैसी, कौन सी बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, ध्यान देना, मॉस का ध्यान देना। इसमें जो आपके पास सॉलिड बॉडी होगी वो कौन सी बॉडी होगी, सबसे पहली बात डिफॉर्मेबल बॉडी। ये डिफॉर्मेबल बॉडी किससे सब्जेक्टेड होगा, चैप्टर में, चैप्टर का नाम बता रहा था मैं, बीम है चैप्टर का नाम, कॉलम है चैप्टर का नाम, शाफ्ट है, टॉर्जन है। तो जितने भी डिफॉर्मेबल बॉडी है सर, दे ऑल आर द डिफॉर्मेबल बॉडी। जितने भी डिफॉर्मेबल बॉडी होंगे किससे सब्जेक्टेड होंगे, अप्लाइड फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्सेस से। अब समझिए बात को, ये एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड तो होंगे मॉस में। मॉस एक डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, इसमें धीरे धीरे में आ रहा। ये जितने भी मैंने आपके नाम लिए, चैप्टर्स के नाम लिए, वो सब एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड तो होंगे। लेकिन ये फोर्स कब तक उस बॉडी पे लगेगा, जब तक वो बॉडी टूट ना जाए। ये जो बॉडी है
ये बॉडी, जो भी मैं आपको बॉडी बताया, बॉडी इज द डिफॉर्मेबल बॉडी, जो सॉलिड बॉडी है डिफॉर्मेबल बॉडी, जैसे कि बीम, कॉलम, शाफ्ट, बार, इस पे जो एक्सटर्नल लोड लगेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा, फोर्स और लोड में भी अंतर है, हम धीरे धीरे सारे बेसिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगा वो कब तक लगेगा? जब तक बॉडी टूट नहीं जाए, जब तक बॉडी क्या ना हो जाए, बिल्कुल गलत। मॉस में ये जो फोर्स है तब तक नहीं लगेगा जब तक बॉडी फ्रैक्चर ना हो जाए, टूट नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो लोड लगेगा, इस एक्सटर्नल लोड, वो लगेगा इसके इलास्टिक लिमिट तक। कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक। सब अभी हम धीरे धीरे सब समझेंगे, व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज प्लास्टिक। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, आपने थोड़ा पढ़ रखा है। इलास्टिक लिमिट दैट मींस एक ऐसा लिमिट जहां तक लोड को हम लगा के रखें और लोड को हम रिमूव कर देंगे तो अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा? रिगेन कर देगा। इलास्टिसिटी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या चीज है? किसी मटेरियल का क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। आप समझिए इसकी ब्यूटी को, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को पढ़ने से पहले उसको समझिए वो है क्या। ध्यान देना, कभी भी मॉस में जो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, दैट मींस ये लोड जो है कभी भी फ्रैक्चर होने तक नहीं लगेगा। कहां तक लगेगा? इलास्टिक लिमिट तक। दैट मींस एक ऐसा रीजन, अभी आपको इलास्टिसिटी और अच्छे से समझाऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, एक ऐसा रीजन जहां तक लोड को अगर हम रिमूव कर दें तो अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर जाएगा? रिगेन कर जाएगा। इलास्टिसिटी के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है मटेरियल की? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है? जब हम लोड लगा रहे हैं और उसमें डिफॉर्मेशन हो चुका है, दैट मींस ये बॉडी था, ये जितना भी था 4 सेंटीमीटर था सपोज, इसको खींच के मैं 5 सेंटीमीटर बना दिया हूं और लोड को रिमूव कर रहा हूं, तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 4 का कितना हो गया? 5। ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर रहा, मतलब फिर से 4 नहीं हो जा रहा है। ये इलास्टिसिटी में पॉसिबल है, प्लास्टिसिटी में पॉसिबल नहीं है। तो आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो और मटेरियल किस स्टेट में आ गए हो? प्लास्टिक स्टेट में आ गया हो। दैट मींस लोड को रिमूव कर रहे हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर रहा है। दैट मींस जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो इलास्टिक लिमिट तक लगेगा और आप तुम प्लास्टिक लिमिट पे पहुंच जाओगे तो मॉस के अकॉर्डिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फेल। समझ रहे हो यार? फेल होने का क्या मतलब है? किसी भी बॉडी का मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एक डिजाइन बेस्ड सब्जेक्ट है। हम इसमें कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं, हम मटेरियल को समझते हैं इसमें कि मटेरियल हमारे पास कैसा स्ट्रेंथ रखता है, मटेरियल के पास कैसा कैसा स्ट्रेंथ है। हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है ना यार। कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई सिंगर है, वैसी अलग अलग मटेरियल के पास अलग अलग स्ट्रेंथ है। ये पूरा सब्जेक्ट वही चीज समझाता है कि अलग अलग मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए, है ना। प्रॉपर्टीज समझाता है। अभी कौन सी प्रॉपर्टीज डील करते हैं हम? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो किसी मटेरियल की अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन हम जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में किसी मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। समझ रहे? तो मैं ये बोल रहा था कि किसी भी मटेरियल का फेल हो जाना, दैट मीन्स क्या है? किसी भी मटेरियल का फेल हो जाना, उसका मतलब क्या है? टूट जाना। सिर्फ टूट जाना ही फेलियर नहीं है, टूट जाना भी फेलियर है। आप समझिए, सब्जेक्ट की ब्यूटी को समझिए पहले, चालू होने से पहले। किसी मटेरियल का टूट जाना ही फेलियर नहीं है, टूट जाना भी फेलियर है, लेकिन सिर्फ टूट जाना ही फेलियर नहीं, अकॉर्डिंग टू मॉस। तो मॉस में क्या बोलता है? आप लोड लगाए हो, आप प्लास्टिक स्ट्रीट तक ले गए हो, दैट मीन्स वो 4 से 5 हो गया, टूटा नहीं है, बस वो डिफॉर्म हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो मॉस के अकॉर्डिंग वो मटेरियल क्या माना जाएगा? फेल। सुन रहे हो मेरी बात? और एक और चीज़ है मैं बाद में बताऊंगा जब थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ाऊंगा। तो सुनो मेरी बात। मॉस में मैकेनिक्स का वो ब्रांच है मॉस, जिसमें हमारे पास जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है? डिफॉर्मेबल बॉडी है। यहाँ पर जितने भी डिफॉर्मेबल बॉडी है, मैंने आपको नाम बताए, कॉलम, बीम, शाफ्ट, ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं। वो सब किससे सब्जेक्टेड रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होगा। और कब तक? उसका लिमिट क्या होगा? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से अगर तुम यही तो समझो, इसीलिए तो इसका नाम है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। मॉस में जितने भी कंपोनेंट होंगे सब में जो फोर्स लग रहा होगा कहां तक लग रहा होगा? इलास्टिक लिमिट तक। तभी तो हुक्स लॉ वैलिड होगा। जो जहां पर भी आप पहुंचोगे हुक्स लॉ लगा पाओगे। हम धीरे धीरे और समझेंगे। तो बॉडी होगा डिफॉर्मेबल, एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स कब तक लगेगा? जब तक वो बॉडी टूट जाए तब तक नहीं। कब तक? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से जैसे ही तुम बाहर आ जाओगे तो मटेरियल क्या माना जाएगा? फेल। टूटेगा नहीं बॉडी, दैट बस सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? वो प्लास्टिक स्टेट में आ गया, दैट मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन है। टूटा नहीं है बॉडी, टूटता तो बहुत बाद में है, वो भी हम समझेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम समझेंगे धीरे धीरे, तो वहां पर क्लियरिटी और अच्छी आएगी आपकी। ध्यान दें, मॉस का डेफिनेशन देख रहे हैं। मॉस में जो बॉडी होगा वो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। शाफ्ट, बार, कॉलम, बीम किससे सब्जेक्टेड होगा? जो इतनी भी चीज नाम लिया सब एक्सटर्नल फोर्स से। कब तक? इलास्टिक लिमिट तक। इससे बियॉन्ड अगर चले जाओगे तो मटेरियल क्या माना जाएगा? फेल। मटेरियल टूटेगा नहीं, मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए बात को। लेकिन
एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, ध्यान देना, जब भी किसी बॉडी में तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसमें क्या आता है, डिफॉर्मेशन। जैसे मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी क्या होता है, डिफॉर्म होता है। सबसे पहले डिफॉर्मेशन आता है। और स्ट्रेन क्या होता है, यही डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यही तो स्ट्रेन है ना। स्ट्रेन और स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको मालूम ही होगा। जब हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, डिफॉर्म होता है। पहले स्ट्रेन जनरेट होता है, उसके बाद क्या जनरेट होता है, स्ट्रेस। तो जैसे ही तुम इसको खींचोगे तो ये क्या होता है, डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म, पहले डिफॉर्मेशन आएगा, तो डिफॉर्मेशन जब भी आएगा दैट मीन्स क्या, बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन। क्योंकि डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो जब भी लोड लगता है तो क्या आता है बॉडी में, जब भी हम लोड लगाते हैं बॉडी में तो क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है। और यही डिफॉर्मेशन आ रहा है दैट मींस क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन। पहले ही बॉडी में स्ट्रेन आता है, उसको रजिस्ट करने के लिए एक फोर्स अंदर जनरेट होता है। जब भी तुम खींचोगे, जैसे ये इसको मैं तोड़ सकता हूं ऐसे खींच के, लेकिन अभी टूट पा रहा है क्या ये, अभी मैं क्या लोड नहीं लगा रहा, लगा तो रहा भाई, मानो सच लगा रहा। तुम भी लगा के देख लो, तुमसे थोड़ी टूटेगा ये, मैं लगा रहा, लोड नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा ये, बिकॉज ये जो मैं फोर्स जितना भी मैग्नीट्यूड का लगा रहा हूँगा उसको ये इसके मॉलिक्यूल्स, जो जिस भी मटेरियल से बना उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर पा रहे हैं, रजिस्ट कर पा रहे हैं। तो जब भी कोई भी बॉडी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड रहता है और अगर उसमें डिफॉर्मेशन आना चाह रहा है तो उसके अंदर क्या फोर्स जनरेट होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। और यही क्या कहलाता है, स्ट्रेस। जब भी कोई बॉडी एक्सटर्नल लोड से सब्जेक्टेड होता है तो एक्सटर्नल लोड उसको डिफॉर्म करना चाह रहा है, उसको तोड़ना चाह रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश करना चाह रहा है। लेकिन मटेरियल हर एक लोड में थोड़ी ना टूट जाता है, ये इस लोड में थोड़ी ना टूट रहा है। एक टूट जाएगा जब तक उसकी सहने की शक्ति है, जब तक उसका स्ट्रेंथ है, उसके बियॉन्ड अगर तुम लोड लगाओगे तो टूट जाएगा। लेकिन अभी लोड लगाने से नहीं टूट पा रहा क्योंकि उसको मजे से ये क्या कर पा रहा है, रजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं यार। तो जब भी कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड रहता है तो उसके अंदर कौन सा फोर्स जनरेट होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। और यही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या कहलाता है, स्ट्रेस। क्या कहलाता है, स्ट्रेस। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होगा उसमें जनरेट क्या होगा, इंटरनल फोर्स। उसी को मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोल देता हूं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और यही क्या कहलाता है, स्ट्रेस। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा। आप समझो मॉस का डेफिनेशन क्या चीज है, ध्यान देना। मॉस में जो बॉडी होगा वो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा, शाफ्ट, बीम, कॉलम, बार। वो किससे सब्जेक्टेड होगा, एक्सटर्नल लोड से। जब तक वो टूट जाए तब तक नहीं, कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। लोड लगाने से डिफॉर्मेबल बॉडी में इलास्टिक लिमिट तक उसके अंदर क्या जनरेट होगा, इंटरनल फोर्सेस। और इसी इंटरनल फोर्सेस का स्टडी ही क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसी इंटरनल फोर्स के कारण जो बॉडी में इफेक्ट आया है उसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण बॉडी में जो इफेक्ट आ रहा है उसका स्टडी क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अरे सुन रहे कि नहीं यार, समझे कि नहीं यार। इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण इस बॉडी में कौन सा इफेक्ट आ रहा है, जो बॉडी में इफेक्ट आ रहा है वही क्या कह, उसका स्टडी ही क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या आप इस सब्जेक्ट की ब्यूटी को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होंगे? क्या आप ये समझ रहे हैं जितने भी फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होंगे? सर हमको तो एग्जाम निकालना है सर, उस तरीके से पढ़ाओ ना यार, तुरंत जैसे ही आए वैसे क्वेश्चन बताओ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। वो आएगा भाई, वो समय है ना, वो समय आएगा कि जब मैं डील कर रहा हूँ कि ये देखो ये सब ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, वो समय आएगा, धीरे धीरे आएगा ना। अभी तो हम बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सो मॉस में वो जो बॉडी होगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड बॉडी इज डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मतलब डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है कि जो बॉडी होगा, जो सॉलिड बॉडी होगा वो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होगा। कब तक, इलास्टिक लिमिट तक। जब भी वो एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होगा इलास्टिक लिमिट तक तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होंगे। इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का उस बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है उसका स्टडी क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसका नाम, बढ़िया नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। दैट मींस इस पूरे मॉस में जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब का जो लोड लिमिट है वो कहां तक का है, इलास्टिक लिमिट तक। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स किसका, सॉलिड का। वो सॉलिड कैसा, डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है इसमें वो सब कैसा है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। एक नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये जो सब्जेक्ट है वो डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा है। दैट मीन तुमको आरसीसी में डिजाइन करना है कोई चीज, स्टील में स्टील जब तुम पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ोगे, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तुमको। भाई स्ट्रक्चर अगर बनाना है और तुमको कहीं पर भी ऐसा कंपोनेंट लगाना है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो, ऐसा कंपोनेंट लगाना है कहीं पर जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो वो सारे मटेरियल का, किस मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किस मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कौन सा मटेरियल कितने लोड को बियर कर पाएगा, वो सारा जो फंडामेंटल चीजें किसी मटेरियल का है ना, क्योंकि उसका कितना स्ट्रेंथ होगा, कोई मटेरियल कौन सा मटेरियल मेलेबल होगा, कौन सा मटेरियल डक्टाइल होगा, कौन सा मटेरियल ब्रिटल है, इसकी पूरी जानकारी ये सब्जेक्ट में है। फिर फर्दर तुम आरसीसी में ये सब जान जाओगे, तुम आरसीसी में उसका आराम से यूज कर पाओगे, स्टील में तुम आराम से उसका यूज कर पाओगे। समझ रहे हो? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मटेरियल की स्ट्रेंथ को जानेंगे। स्ट्रेंथ दैट मीन्स कितना मैक्सिमम कोई मटेरियल क्या कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर सकता है जब हम लोड लगाएंगे। समझ लो, दैट मीन्स कितना मैक्सिमम स्ट्रेस किसी मटेरियल के अंदर है, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहने का मतलब रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट अप्लाइड लोड, रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, यही तो स्ट्रेंथ है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, इस पूरे मॉस में, इस पूरे सॉम में हम सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी तक बात करेंगे। इसके बियॉन्ड अगर हमारा लोडिंग चला गया दैट मीन्स बॉडी डिफॉर्म हो गया, बॉडी टूटा नहीं, लेकिन मॉस के अकॉर्डिंग बॉडी क्या हो गया, फेल हो गया। यही तो हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर में। ठीक है जी, तो होप सो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ समझ में आया है मॉस और सॉम का मतलब, और थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इसको क्यों बोलते हैं सब्जेक्ट्स को, बस यही। ठीक है जी, तो ये क्लियरिटी बहुत होना इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक लिमिट तक ही हम काम करेंगे, बॉडी डिफॉर्मेबल होगा और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का हम बात करेंगे। ठीक है जी, अभी हम इसको और अच्छे से करेंगे। इसको लिखो, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लोगे, लिखवाना पड़ेगा। क्यों लिख लोगे? डिफॉर्म लिखवा भी दूंगा। लिखिए इसको पहले।